हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये हमारा एसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग सेकंड टॉपिक जो डिस्कस किए थे उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा 2024 में पूछा गया है। देखिए क्या बोल रहा है। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, उसको कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में। किसके साथ? एक रजिस्टर के साथ जिसका वैल्यू है 90 ओम। चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉइल बोले तो इंडक्टर। इसको हमने एक रजिस्टर से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और इस पूरे दोनों का जो कनेक्शन है उसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर लिया इस तरीके से। इसने बोला गया है कि ये हमारा इंडक्टर है, इसके बारे में बताया नहीं है। हाँ, रजिस्टर के बारे में बताया है कि इसका वैल्यू 90 ओम है और इसको जिस एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया उसका है वैल्यू 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज़। तो ये जो वैल्यू दे रखा ना, ये 120, ये क्या है? आरएमएस वैल्यू है ना। अच्छा, और एक बात और बोला गया कि जो हमारा वोल्ट मीटर है वो 36 वोल्ट का रीडिंग शो करता है एक्रॉस रजिस्टर। मतलब अगर हम इस रजिस्टर के एक्रॉस अगर हम अप्लाई करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो ये वैल्यू कितना बता रहा है? 36 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। वी आर, तो वी आर का वैल्यू कितना? 36 वोल्ट, ठीक है। तो पूछा गया है कि इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना होगा, बताइए। देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर दे रखा है वोल्टेज और हमें यहाँ पर दे रखा है क्या? रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर ले तो हमें यहाँ से मिल जाएगा करंट। इसमें फ्लो होने वाला जो करंट होगा IRMS, इसका वैल्यू आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। कितना आएगा? तो 36/90 ये हमारा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 6/15, मतलब कि 3 से और कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 3 5 जा 2/5 एम्पियर RMS वैल्यू है, ठीक है। अब यही RMS करंट फ्लो करेगा इस इंडक्टर से भी। तो इंडक्टर से अगर फ्लो किया तो हम निकाल सकते हैं वोल्टेज कितना आएगा। तो देखिए काम करते हैं। IRMS हमारा निकल गया, राइट। तो इसी करंट से अगर हम इस सर्किट में निकालते हैं वोल्टेज अक्रॉस R, तो वोल्टेज अक्रॉस R तो दे रखा है, और एक हम अपने तरफ से निकालेंगे जिसमें Z रहेगा, है ना। वोल्टेज अपॉन Z करके निकालेंगे IRMS, और उससे फिर हम क्या करेंगे, उसको इक्वल करेंगे। तो हमारा वहाँ पर से ओमेगा निकलेगा, एक्सएल के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले हम निकालते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा हमारा? रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर, राइट, यही। अब बताइए इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? IRMS। तो IRMS करंट कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ से IRMS कितना हो जाएगा? VRMS अपॉन Z। तो VRMS का वैल्यू 120 दे रखा है और Z का वैल्यू ये हो जाएगा रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो हमने IRMS है ये हमने निकाल लिया अभी, है ना। कितना फ्लो कर रहा है? 2/5। क्योंकि देखिए ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में करंट तो सेम रहेगा। तो जो रजिस्टर से RMS करंट फ्लो कर रहा था 2/5, वही करंट इससे भी फ्लो करेगा, ठीक है। तो हम इसको इक्वल कर लेंगे 2/5 के, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बताइए एक्सएल का वैल्यू क्या आएगा? 60, ये 60 बार में कैंसिल हो जाएगा, 60 × 5 हो गया 300। तो ये हो जाएगा रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर इक्वल टू 300, है ना। तो हमें यहाँ से निकालना है एक्सएल का वैल्यू। तो एक्सएल इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 90 का स्क्वायर उसमें से माइनस हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू एक्सएल इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा लगभग 286.18, इतना ओम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा एक्सएल निकल गया। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था इंडक्टेंस L। तो एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है हमारा ओमेगा इंटू L, है ना। तो ओमेगा इंटू L बराबर इतना आपको मालूम है, ठीक है। तो हम यहाँ से L कैसे निकालें? तो L बराबर इतना बाई ओमेगा। और ओमेगा होता क्या है? ओमेगा होता है 2πf, है ना। और f जो है वो फ्रीक्वेंसी इसका दे रखा है कितना? 60 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर रख लेंगे f का वैल्यू 60।
तो जब आप इसको सॉल्व करेगा तो इसका लगभग जो वैल्यू आपको मिलेगा वो है 0.76 हेनरी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कुछ, हाँ 0.76 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें बोला गया है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि एक LCR सर्किट है, उस LCR सर्किट में बोल रहा है करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है कि XL का वैल्यू और XC का वैल्यू क्या हो जाता है? इक्वल होता है। तो XL बराबर XC, और जब हम इम्पीडेंस निकालते हैं तो इम्पीडेंस होता है LCR सर्किट में √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पर से दोनों अगर इक्वल हो गए तो इन दोनों कैंसिल होकर के Z जो हमारा आएगा वो मिनिमम आ जाएगा, किसके बराबर? R के बराबर। मतलब जो हमारा LCR सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है एट रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है ना, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये अगर Z मिनिमम है तो सर्किट में जो करंट होगा, करंट I बराबर क्या होगा? V/Z। तो Z अगर मिनिमम है तो करंट हमारा मैक्सिमम होगा। तो ये स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा बोला गया कि करंट इन ए प्योरली रजिस्टिव सर्किट, मतलब केवल रजिस्टर रहेगा उसमें, कैन बी लेस देन दैट इन ए प्योरली LCR सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू सेम वोल्टेज सप्लाई। हाँ ये भी सही है। कैसे? देखिए, करंट जो है जो रजिस्टिव सर्किट है, क्या उसमें कभी भी कम नहीं हो सकता? हाँ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए करंट का सीधे कहाँ से रिलेशन है? इम्पीडेंस से। तो ये बताइए, इम्पीडेंस का वैल्यू अगर हमारा कम रहेगा, लेस रहेगा, तो हम उस केस में क्या होगा? करंट हमारा मैक्सिमम होगा, राइट। तो करंट मैक्सिमम होने के लिए इम्पीडेंस का लेस होना ज़रूरी है, इम्पीडेंस का मिनिमम होना ज़रूरी है। तो ये बताइए, एक प्योर रजिस्टिव सर्किट है जिसमें केवल रजिस्टर है और एक LCR सर्किट है, तो किसका Z कम होगा? तो यहाँ पर Z का वैल्यू केवल R होगा और यहाँ पर Z का वैल्यू R भी हो सकता है, और नहीं तो फिर उसके अलावा उससे ज़्यादा हो सकता है। मिनिमम वैल्यू इसका R है ना। तो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जो Z है ना वो R के बराबर भी हो सकता है और R से ग्रेटर भी होगा। तो यहाँ पर क्या है? मिनिमम वैल्यू यहाँ पर रजिस्टिव सर्किट में अवेलेबल है, तो मिनिमम इम्पीडेंस है, तो करंट यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। करंट रेजिस्टेंस वाले में कभी भी LCR से कम नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है ये सही है। तो स्टेटमेंट 2 सही हो गया, तो 1 भी सही था। इसका मतलब हमारा बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक इंडक्टर है, उस इंडक्टर को हमने 100 वोल्ट DC सप्लाई से जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद हमें एक DC करंट मिला, कितना? 5 एम्पियर। ध्यान रखिएगा, AC करंट और DC करंट वाले सर्किट में अंतर क्या होता है कि इंडक्टर जो है DC सर्किट में उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, जस्ट उसके सीरीज में जो LR सर्किट है ना, जिस वायर से मिलकर बना हुआ उस वायर के पास जो रेजिस्टेंस होगा R, केवल वही रेजिस्टेंस DC सर्किट में शो होगा। XL या XC DC सर्किट में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा इंडक्टर और इसको हमने DC सोर्स मतलब मान लीजिए बैटरी से जोड़ दिया, और इसी इंडक्टर को फिर हम क्या कर रहे हैं? हम AC सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब क्या बोला है कि इसमें जो हमने वोल्टेज दिया था ये था 100 वोल्ट, और यहाँ पर करंट हमें मिल रहा था कितना? 5 एम्पियर। ठीक है, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि इस इंडक्टर के पास जो अपना रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? 100/5 ओम्स लॉ से कितना आ जाएगा? 20। तो 20 ओम आ गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जब हम AC सप्लाई की तरफ बढ़ेंगे तो AC सप्लाई में क्या होगा कि इसमें XL भी आएगा और R भी आएगा, दोनों आएगा। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस हो जाएगा टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा √R² प्लस XL का स्क्वायर, राइट। तो हमें इम्पीडेंस तो मालूम नहीं है, तो निकाल लेते हैं कितना आएगा बताइए। R का वैल्यू हमने अभी निकाला 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, प्लस XL का वैल्यू दे रखा है। देखिए कि जब हम AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना 200 पीक वैल्यू का, तो हमें ये मिलता है कि उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है मतलब XL, ये इतना है, इतना ओम।
तो एक्सेल का वैल्यू दे रखा, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 गुने 3 1200, तो 1200 आ जाएगा, 1200 प्लस 400 1600, 1600 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 40। तो हमें एसी सर्किट में टोटल इम्पीडेंस मिल गया 40 ओम। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या मालूम हो गया, हमें मालूम हो गया वोल्टेज, हमें मालूम हो गया जेड, और हमें आर भी मालूम है। 3 चीज़ मालूम है, हमें निकालना है पावर डिसिपेटेड कितना है, निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, बताइए क्या फार्मूला होता है पावर का। एसी सर्किट में पावर का फार्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, है ना, पावर फैक्टर यानी कि आर बाई जेड। ठीक है, तो आई आर एम एस तो अभी निकाले नहीं है, लेकिन आई आर एम एस की जगह पे हम वी आर एम एस तो निकाल ही सकते हैं ना, निकाले हुए हैं, वोल्टेज पीक वैल्यू मालूम है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको आई आर एम एस को कन्वर्ट कर लीजिए वी आर एम एस में, तो कितना हो जाएगा, तो आई को लिख सकते हैं ना वी बाई आर, तो वी पहले से है तो वी आर का स्क्वायर हो जाएगा बाई, है ना, आर बोले तो क्या यहाँ पर सर्किट में जेड होगा, तो जेड पहले से है मतलब जेड स्क्वायर इंटू आर। तो ये वी आर एम एस कितना होगा, पीक वैल्यू दे रखा है कितना 200 वोल्ट, तो आर एम एस वैल्यू कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई √2, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई जेड का स्क्वायर, जेड कितना है हमारा 40 निकला, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, और इनटू आर, आर बोले तो रेजिस्टेंस हो गया 20। ठीक है, तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 1 0 कैंसिल है, ये हो जाएगा 80 बार में, है ना। तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 गुने 200, है ना, डिवाइड बाई 2, और नीचे में पहले से है 80, तो ये हमारा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 8 से कैंसिल कर लेंगे ये, तो ये 25 बार में हो जाएगा, 25 8 200, और ये 2 से ये 20 का कैंसिल होगा 10 बार में, 10 इंटू 25 मतलब कि हमारा आंसर आ गया 250 वाट। तो ये हमारा पावर होगा जो कि एसी सर्किट में डिसिपेट होगा, राइट। तो आंसर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर भरना था 250 वाट, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चले इसको देखते हैं। एक एलसीआर सर्किट है, इस सर्किट में बोला गया है करंट हमारा मैक्सिमम है। अब याद करिए एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होता है, रेजोनेंस कंडीशन पे, है ना, जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। बोला गया व्हेन करंट ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है, तो जब उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू अगर 2.5 नैनो फैराड होता है, उस वक्त करंट मैक्सिमम है ना। ठीक है, फिर बोला गया कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 200 ओम है, और इंडक्टर का इंडक्टेंस आपको दे रखा है। पूछा गया है कि बताइए एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो याद करिए एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस में अगर एलसीआर सर्किट लगा हुआ है तो वो डिवाइस अपने अंदर केवल उसी फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम आने देगा जिसका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, राइट। तो यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से जो मैच करेगा वही हमारा इस सिग्नल, ये जो सोर्स था उसका फ्रीक्वेंसी होगा, राइट। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर सोर्स का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप क्या कर लीजिए, इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, इसके बराबर होगा। और ये किसके बराबर होता है, इसका वैल्यू होता है 1/√LC। लेकिन हमें ओमेगा नहीं चाहिए, हमें चाहिए आंसर हर्ट्ज में चाहिए, मतलब f का वैल्यू चाहिए। तो f निकालना है तो f बराबर क्या होता है 2π से डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2π√LC। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2π, है ना, 2π√LC। L कितना है, तो L है हमारा 1000 मिली हेनरी, तो 1000 मतलब कि 10⁻3, और ये मिली हेनरी 10⁻³ हो गया इंटू 100, है ना। तो ये हो गया 100 मिली हेनरी इंटू C का वैल्यू है 2.5 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा इंटू 2.5 नैनोमीटर बोले तो नैनो फैराड -9, राइट। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा बताइए। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 1/2π हमारा बाहर में है, और ये अंदर में कितना आ जाएगा, तो ये देखिए -9 यहाँ पर है, -3 -9 -3 कितना हो गया -12, है ना, -12, और ये हो गया हमारा। तो ये इसको लिख सकते हैं, एक डेसिमल यहाँ चला जाएगा, 1 0 यहाँ चला जाएगा 25, और 1 0 वहाँ बचेगा 10⁻11। तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 1/2π
ठीक है ना। और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और ये रूट ओवर -11 है ना, 10 के पावर -11, तो ये इसको लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर +11, 10 के पावर +11 में से कितना बाहर निकलेगा 10 के पावर 5 और रूट 10 बचेगा। अब देखिए इसने क्या बोला, इसने बोला कि क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन है कि पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लेके चलना है, ठीक। तो यहाँ पर जो 10 है ना, 10 की जगह पे यहाँ पर हम पाई स्क्वायर रख देते हैं, तो पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा पाई, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और 5 टू जा यहाँ पर से भी एक 10 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 के पावर 4, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 1000, तो 10,000 हमारा हर्ट्ज हो गया। हमें आंसर निकालना था 1000 बाहर करना है, और जो उसके अलावा बचेगा वही हमारा आंसर है। मतलब 1000 हमने बाहर कर लिया तो 10 बचा, तो 10 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। देखने के लिए धन्यवाद।